100% बल्कि 200% कन्फर्म, क्योंकि इतने करीब से फायर किया गया पिस्टल मिसाइल पहाड़ी को रेजा रेजा कर देता है। इमरान तो इंसान था, काजाक ने जवाब देते हुए कहा। तुम उसकी लाश को चेक करो, उसके घर वालों के तासुरात के बारे में मालूमात हासिल करो ताकि कंफर्मेशन हो सके। तुम्हारी रकम तुम्हें भिजवा दी जाएगी, कर्नल जेम्स ने कहा और रिसीवर रख दिया। इस बात की कंफर्मेशन इस काजाक पर मत छोड़ो, किसी और जरिए से इसे कंफर्म करो, रॉबर्ट ने कहा। ओके बॉस, कर्नल जेम्स ने कहा और एक बार फिर रिसीवर उठाकर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। चूंकि लाउडर का बटन पहले ही दबा हुआ था, इसलिए दूसरी तरफ बजने वाली घंटी की आवाज सुनाई देने लगी। फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, मोहनदास ट्रेडर्स, एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। लोसानो एक्रीमिया से कर्नल जेम्स बोल रहा हूँ, मोहनदास से बात कराओ, कर्नल जेम्स ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। यस, मोहनदास बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। कर्नल जेम्स बोल रहा हूँ लोसानो से, कर्नल जेम्स ने कहा। यस कर्नल, हुक्म फरमाए, मोहनदास ने कहा। काफिरिस्तान में तो तुम्हारा मालूमात के हुसूल का बड़ा वसी और कामयाब नेटवर्क है, क्या ये नेटवर्क पाकिस्तान में भी है या नहीं, कर्नल जेम्स ने कहा। किस बारे में मालूमात चाहिए आपको, मोहनदास ने कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले इमरान को तुम जानते हो, कर्नल जेम्स ने कहा। उसे कौन नहीं जानता जनाब, वो तो पूरी दुनिया में शैतान की तरह मशहूर है, मोहनदास ने जवाब देते हुए कहा। आज उस पर कातिलाना हमला हुआ है उसके फ्लैट पर, और कहा जाता है कि वो हलाक हो गया है, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं हो रही, ना वो किसी अस्पताल में ट्रेस हो रहा है। क्या तुम इस मामले को हतमी तौर पर कंफर्म करा सकते हो, कर्नल जेम्स ने कहा। आपको ये कंफर्मेशन कब चाहिए, मोहनदास ने कहा। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, कर्नल जेम्स ने कहा। तो आप 2 घंटे बाद दोबारा फोन करें और इससे पहले मेरे बैंक अकाउंट में $2 लाख जमा करा दे। मेरा बैंक अकाउंट नंबर नोट कर ले। बैंक की तरफ से कॉल आने पर मैं हरकत में आऊंगा और उसके 2 घंटे बाद आपको हतमी रिपोर्ट मिल जाएगी, मोहनदास ने कहा और उसके साथ ही उसने बैंक अकाउंट के बारे में तफसील बता दी। ओके, लेकिन कंफर्मेशन हतमी होनी चाहिए, कर्नल जेम्स ने कहा। आपको मेरे बारे में मालूम तो है कि मैं 100% दुरुस्त मालूमात मुहैया करता हूँ, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं, मोहनदास ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं रकम भिजवा देता हूँ, फिर फोन करूंगा, कर्नल जेम्स ने कहा और रिसीवर रख दिया। बॉस, ये रकम भिजवा दे, हमारा काम यही बैठे बैठे हो जाएगा, कर्नल जेम्स ने कहा और फोन सेट उसने रॉबर्ट की तरफ खिसका दिया। रॉबर्ट ने रिसीवर उठाया और अपने आदमी को बैंक और अकाउंट की तफसील बताकर $2 लाख फौरी उस अकाउंट में जमा कराने का हुक्म देकर रिसीवर रख दिया। मुझे ये देखकर खुशी हुई है कि तुम्हें पाकिस्तान और काफिरिस्तान दोनों के बारे में खासी मालूमात है, रॉबर्ट ने कहा। बॉस, दूसरों से दोस्ताना ताल्लुकात बहुत काम आते हैं, कर्नल जेम्स ने कहा और रॉबर्ट ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 2.5 घंटों बाद कर्नल जेम्स ने एक बार फिर काफिरिस्तान फोन करके मोहनदास से राब्ता किया। यस, दूसरी तरफ से मोहनदास की आवाज सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है मोहनदास, कर्नल जेम्स ने कहा। इमरान अभी जिंदा है, उसे स्पेशल अस्पताल में रखा गया है और उसकी हालत बेहद खराब है। उसके कई ऑपरेशन किए गए हैं, उसके सीने, पेट और गर्दन तक जख्म आए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अभी तक जिंदा है। अलबत्ता अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर सिद्दीकी ने मायूसी का इजहार किया है। उनके मुताबिक इमरान इंतहाई कुव्वत मुदाफ़ियत की वजह से जिंदा है। उसे मुसलसल खून की बोतलें लगाने के बावजूद उसकी हालत में कोई बेहतरी नहीं आ रही, इसलिए उसके जिंदा बचने की उम्मीद 1% रह गई है। लेकिन बहरहाल अब तक वो जिंदा है और उसे इंतहाई महफूज वार्ड में रखा गया है ताकि उस पर दोबारा हमला ना हो सके, मोहनदास ने कहा। तुम मालूमात लेते रहो, मेरा फोन नंबर लिख लो, जब भी इमरान हलाक हो जाए तो मुझे इत्तला दे देना, मैं तुम्हारी तवक्को से भी ज्यादा बड़ा इनाम दूंगा, कर्नल जेम्स ने कहा और फिर मोहनदास के कहने पर उसने अपना खुसूसी सैटेलाइट नंबर भी बता दिया और आखिर में एक बार फिर उसे मजीद मालूमात हासिल करने का कहकर उसने रिसीवर रख दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सीने पर मिसाइल लगने के बावजूद आदमी जिंदा कैसे रह सकता है। ऐसे फायर से फौरी डेथ वाकई हो जाती है, लेकिन इमरान फिर भी जिंदा है। मेरा ख्याल है कि सब ड्रामा किया जा रहा है, कर्नल जेम्स ने कहा। इमरान की कुव्वत मुदाफ़ियत को इसका जवाब बनाया जा रहा है, लेकिन कुव्वत मुदाफ़ियत कोई ढाल तो नहीं है कि मिसाइल को रोक दे, रॉबर्ट ने कहा और कर्नल जेम्स ने इस बात में सर हिला दिया। अब चेयरमैन साहब को इत्तला दे दें या इंतजार करें। कुछ देर की खामोशी के बाद रॉबर्ट ने कहा, बॉस, जब इमरान की मौत कंफर्म हो जाए तब इत्तला दी जाए तो बेहतर है, कर्नल जेम्स ने कहा। ओके, ठीक है,
अभी वाकई हमें इंतजार करना होगा, रॉबर्ट ने कहा और कर्नल जेम्स ने इस बात में सर हिला दिया। डॉक्टर सिद्दीकी के ऑफिस में इस वक्त न सिर्फ पाकिशा सीक्रेट सर्विस मौजूद थी, बल्कि टाइगर और जवाना भी मौजूद थे। जोसेफ अलबत्ता वहां मौजूद नहीं था। इस वक्त पूरी सीक्रेट सर्विस डॉक्टर सिद्दीकी के ऑफिस में मौजूद थी। उसकी दरख्वास्त डॉक्टर सिद्दीकी ने की थी कि वो उनके ऑफिस में रहें, ऑपरेशन रूम से बाहर गैलरी में ना खड़े हों। इस तरह ऑपरेशन के दौरान उनके कदमों की आवाजें उन्हें ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब करती हैं। चुनांचे वो सब यहाँ ऑफिस में बैठे थे। इमरान की जो हालत बताई गई थी वो सुनकर सबके चेहरे ना सिर्फ जर्द पड़ गए थे, बल्कि उनकी आंखों में यास के तासुरात उभर आए थे। उन्हें यूं महसूस हो रहा था कि जैसे किसी भी लम्हे इमरान के बारे में आखिरी खबर सुना दी जाएगी। जूलिया की हालत सबसे ज्यादा खराब नजर आ रही थी। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता कांप रहा था। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप रखा था, जबकि सालिया ने उसे किसी छोटी बहन की तरह अपने बाजुओं में ले रखा था। एक बेंच पर टाइगर और जवाना बैठे हुए थे, जबकि सुलेमान उनके साथ कुर्सी पर बैठा सबको इस तरह देख रहा था जैसे वो यहाँ मौजूद किसी को न पहचानता हो। वो सब बारी बारी डॉक्टर सिद्दीकी के ऑफिस के साथ मौजूद रीडिंग रूम में इमरान की सेहत के लिए 2 नफिल पढ़कर इंतहाई गिड़गिड़ाकर दुआ मांग चुके थे, लेकिन उसके बावजूद सबके लब मुसलसल हिल रहे थे और वो मुसलसल अल्लाह ताला से इमरान के लिए सेहत की दुआएं मांग रहे थे। क्या ऑफिस का दरवाजा खुला और डॉक्टर सिद्दीकी अपने एक जूनियर के साथ अंदर दाखिल हुआ तो सिवाय जूलिया और सालिहा के बाकी सब एक झटके से उठ खड़े हुए। क्या हुआ डॉक्टर साहब? सफदर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। इमरान साहब की कुव्वत मुदाफ़अत ने अब तक उन्हें जिंदा रखा हुआ है, लेकिन ये कुव्वत मुदाफ़अत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती चली जा रही है। वैसे हमने उनके ऑपरेशंस करके आने वाले जख्म सी दिए हैं, अब मजीद और कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ इंसानी बस में हो सकता था वो हमने कर दिया है, बाकी अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा और अपनी खाली कुर्सी पर बैठ गए। तो आप नाउम्मीद हो गए हैं, आप यूरोप और क्रीमिया के डॉक्टरों से बात करें, सफदर ने सख्त लहजे में कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम इमरान से प्यार नहीं करते? हमने इस बारे में पूरी दुनिया के माहिर तरीन डॉक्टरों से बात की है और इस डिस्कस से पहली बार ये बात सामने आई है कि असल मसला क्या है। असल मसला जख्म नहीं है, बल्कि असल मसला इमरान के खून में शामिल हो जाने वाला जहर है। जो मिसाइल इमरान पर फायर किया गया है उसमें ऐसा केमिकल जहर मौजूद होता है जिसे लॉक्ड पॉइजन कहा जाता है। लॉक्ड पॉइजन का मतलब है जहर पूरे जिस्म में फैलकर रगों में ऐसे असरात पैदा कर देता है कि फिर चाहे पूरे जिस्म का खून तब्दील कर दिया जाए, लेकिन तब्दील शुदा खून थोड़ी देर बाद ही जहरीला हो जाता है। हम अब तक इमरान के जिस्म का खून 4 बार तब्दील कर चुके हैं, लेकिन हर बार खून में जहर शामिल हो जाता है। इमरान की कुव्वत मुदाफ़अत इस जहर की वजह से और बार बार खून की तब्दीली की वजह से कमजोर होती चली जा रही है। डॉक्टर सिद्दीकी बोलते बोलते इस तरह खामोश हो गए जैसे थक गए हों। तो अब फिर क्या होगा? सफदर ने कहा। इमरान नहीं मर सकता, ये बात तो तुम तय समझो, अचानक खामोश खड़े तनवीर ने कहा तो सब बेख्तियार चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। मुझे इस तरह मत देखो, मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरा दिल कह रहा है। जो शख्स अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करे, जो दूसरों के लिए अपनी जिंदगी यकीनी खतरे में डाल दे, जिसके किरदार की सारी दुनिया गवाही दे, वो मर सकता है। नहीं, वो नहीं मर सकता, अल्लाह ताला अपनी रहमत करेगा। तनवीर ने जो मुसलसल खामोश था यकलक तेज तेज लहजे में कहा तो सबके चेहरों पर उम्मीद की झिलमिलाहट नजर आना शुरू हो गई। फिर इससे पहले कि कोई तनवीर की बात का जवाब देता या कोई मजीद बात करता, बाहर से जोसेफ के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो किसी को दरवाजे से हटने का कह रहा था और फिर किसी के चीखने और धमाकों की आवाजें सुनाई दी। तो सिवाय जूलिया और सालेहा के बाकी सब तेजी से दरवाजे की तरफ लपके। जब वो बाहर आए तो उन्होंने दूर एक राहदारी के मोड़ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को फर्श पर पड़े तड़पते हुए देखा, जबकि तीसरे सिक्योरिटी गार्ड को जोसेफ ने दोनों हाथों पर इस तरह उठा रखा था जैसे वो उसे सामने दीवार पर मारना चाहता हो। जोसेफ, सफदर ने चीख कर कहा तो जोसेफ दोनों हाथों में पकड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड समेत तेजी से पलटा। छोड़ दो इसे, मैं कह रहा हूँ, सफदर ने कहा तो जोसेफ चंद लम्हे इस तरह खड़ा रहा जैसे जहनी तौर पर शदीद तजब्जुब का शिकार हो। फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड को वापस फर्श पर खड़ा कर दिया। मैंने इसलिए आपका हुक्म माना है कि आप आका के साथी हैं और आका चूंकि आपकी बात मानता है इसलिए गुलाम की मजबूरी है कि आपका हुक्म मान ले। ये मुझे आका के पास जाने से रोक रहे थे, जबकि आका धुआं होने वाले जहर की वजह से मौत की तरफ तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं और मुझे हाकानी झील की धुआं मार पामेरी से आका को इस धुएं से बचाना है।
जोसेफ ने तेज तेज लहजे में कहा और उसके साथ ही वो मुड़ा और फिर दौड़ता हुआ उस राहदारी में पड़ गया जहां से स्पेशल वार्ड का रास्ता था। और स्पेशल वार्ड के एक कमरे में इमरान को रखा गया था। उस रास्ते के बारे में सब जानते थे, इसलिए उन्हें किसी से रास्ता पूछने की जरूरत न थी। रुक जाओ जोसेफ, मेरी बात सुनो, जवाना ने दौड़कर राहदारी के मोड़ पर पहुंचते हुए चीख कर कहा। तो जोसेफ ना सिर्फ रुक गया बल्कि वापस मुड़कर जवाना की तरफ आने लगा। क्या बात है? क्या तुम आका के बारे में कोई बात करना चाहते हो? मैं आका का गुलाम हूँ। मुझे मालूम है कि आका के साथ क्या हुआ है और क्या हो रहा है और क्या होगा। तुम मुझे क्या बताओगे? तुम तो उड़ने वाली चील का रुख नहीं बता सकते। जोसेफ ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मास्टर की हालत बेहद नाजुक है। हमें डॉक्टर सिद्दीकी की इजाजत के बगैर मास्टर के कमरे में दाखिल नहीं होना चाहिए, जवाना ने कहा। उसी लम्हे इमरान के बाकी साथी भी वहां पहुंच गए। उनके साथ डॉक्टर सिद्दीकी भी थे। तुम क्या कहना चाहते हो? डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा, क्योंकि वो पहले भी कई बार जोसेफ की तरफ से होने वाले इकदाम देख चुके थे और उन्हें मालूम था कि इमरान जोसेफ पर मुकम्मल एतमाद रखता है। इसलिए कई बार बावजूद डॉक्टर सिद्दीकी की मुखालिफत के इमरान ने जोसेफ को अपनी मर्जी के इकदाम करने की इजाजत दे दी थी और इससे फायदा भी हुआ था। आज तक नुकसान न पहुंचा था। मैं कहना नहीं, करना चाहता हूँ। आका का इलाज करना चाहता हूँ, क्योंकि आका धुआंमार जहर की वजह से मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और मैंने हाकानी झील के किनारों पर पैदा होने वाली पामेरी से इस धुएं को खत्म करना है ताकि आका को जहर से बचाया जा सके। जोसेफ ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। पामेरी, ये क्या होती है और ये हाकानी झील कहाँ है? डॉक्टर सिद्दीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा। वक्त मत ज़ाय करो डॉक्टर, मैंने बड़ी मुश्किल से विच डॉक्टर पामेरी को राजी किया है, तभी उसने मुझे सिर्फ आका के बारे में न सिर्फ बताया है बल्कि पामेरी के बारे में ये भी उसने बताया है कि अफ्रीका की हाकानी झील के किनारे पैदा होने वाली धुआंमार पामेरी मुझे कहाँ मिल सकती है। तवील फासले तय करके मैं पामेरी लाया हूँ। जोसेफ ने कहा। क्या है पामेरी? कहाँ है? दिखाओ मुझे, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। तो जोसेफ ने जैकेट की जेब से एक सुर्ख रंग का फल सा निकाला जो करेले की शक्ल का था। यह है पामेरी, यह हक्कानी झील के किनारे पर होती है और धुएं को खा जाती है। आओ, देर न करो डॉक्टर, मैं अक्का की वजह से खामोश हूँ, वरना अब तक न जाने क्या हो जाता। जोसेफ ने इस बार सख्त लहजे में कहा। ठीक है, आओ, इमरान के लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, तुम्हारा सख्त लहजा भी और तुम्हारा इलाज भी, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा और आगे की तरफ बढ़ने लगे। जोसेफ, डॉक्टर सिद्दीकी से माफी मांगो, सफदर ने कहा। सॉरी डॉक्टर सिद्दीकी, लेकिन आप मुझे रोकेंगे नहीं, वरना मैं आका की जिंदगी बचाने के लिए आपकी गर्दन भी तोड़ सकता हूँ, जोसेफ ने कहा। तो सब उसकी इस बात पर परेशान नजर आने लगे, क्योंकि डॉक्टर सिद्दीकी की इज्जत इमरान समेत सब करते थे और जोसेफ ने ये बात करते हुए उनके एहतराम का भी ख्याल न रखा था। मुझे मालूम है जोसेफ कि तुम्हारे इमरान के लिए कैसे जज्बात हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी बात का बुरा नहीं मनाया। अल्लाह करे इमरान बच जाए। आओ, डॉक्टर सिद्दीकी ने जोसेफ के कंधे पर थपकी देते हुए कहा। तो सबके चेहरे बेख्तियार खिल उठे। आपका दिल बहुत बड़ा है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं अपने आका की वजह से मजबूर हूँ, जोसेफ ने कहा। तो इस बार डॉक्टर सिद्दीकी समेत सब उसकी बात पर मुस्कुरा दिए। लेकिन इसी वक्त अंदर गैलरी से किसी खातून के दौड़ने की आवाजें सुनाई दी तो सब बेख्तियार उछल पड़े। कदमों की आवाजों से मालूम हो रहा था कि दौड़ने वाली उनकी तरफ ही आ रही है, तो वो सब चौंक कर तेजी से आगे बढ़ने लगे। उनमें डॉक्टर सिद्दीकी भी शामिल थे। चंद लम्हों बाद दौड़कर आने वाली खातून सामने आ गई। वो नर्स थी और बेहद हरासा और परेशान दिखाई दे रही थी। क्या हुआ? डॉक्टर सिद्दीकी ने चीख कर पूछा और इमरान के साथियों के चेहरे यकलक हल्दी की तरह जर्द पड़ गए। डॉक्टर साहब, इमरान की हालत बेहद खराब हो गई है, आप फौरन चले। आप फोन भी अटेंड नहीं कर रहे थे, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा, नर्स ने चीख कर कहा। तो डॉक्टर सिद्दीकी बाकायदा भाग पड़े और उसके पीछे जोसेफ, सफदर और उसके साथी थे। वो दानिस्ता डॉक्टर सिद्दीकी के पीछे भाग रहे थे, क्योंकि एहतराम का तकाजा यही था, और साथ ही उन्होंने दिल में दुआएं मांगना शुरू कर दी थी। ये तो अच्छी बात थी कि जूलिया और सालेहा उनके साथ शामिल न थी। उन्हें सफदर ने दफ्तर में ही रहने का कहा था और मौजूदा सूरत हाल में सब चूंकि बेहद परेशान थे, इसलिए सफदर की बात पर तनवीर जैसा सख्त आदमी भी खामोशी से अमल कर रहा था, इसलिए बाकी साथी भी उसकी ताबेदारी कर रहे थे। वैसे सब जानते थे कि इमरान सफदर को ही टीम में सबसे सीनियर कहता था और वो खुद भी सफदर की बात मान लिया करता था, और वैसे भी इमरान से बातचीत ज्यादातर सफदर ही करता रहता था। और फिर थोड़ी देर बाद वो सब एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो दौड़ते हुए डॉक्टर सिद्दीकी ने रुख बदले बगैर दोनों हाथ साइडों पर फैला दिए। कोई आवाज ना निकले, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा और बड़े आहिस्ता कदम उठाता कमरे में दाखिल होकर बेड की तरफ बढ़ गया।
बेड पर इमरान लिटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, चेहरा बुझा हुआ था। उसके मुंह और नाक पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। साथ ही दीवार पर एक एलसीडी मौजूद थी जो इमरान की नब्ज, ब्लड प्रेशर, खून में सुर्ख ज़र्रात और सफ़ेद ज़र्रात की मिकदार और ख़ास तौर पर खून में शामिल जहर की मिकदार जाहिर कर रही थी। बेड के गिर्द 2 डॉक्टर और 4 नर्सें मौजूद थी, लेकिन उन सबके चेहरों पर मायूसी वाज़े तौर पर झलक रही थी। ओ वेरी बैड, ओ। डॉक्टर सिद्दीकी ने दीवार पर मौजूद एलसीडी पर होने वाले डिस्प्ले को देखते हुए मायूसाना लहजे में कहा, डॉक्टर साहब, अब क्या किया जाए? एक डॉक्टर ने डॉक्टर सिद्दीकी से मुखातिब होकर कहा, अल्लाह ताला से दुआ की जाए, वही अब रहमत कर सकता है। वो कादिर मतलक है, हम तो उसके सामने बेबस हैं। डॉक्टर सिद्दीकी ने तकरीबन रोते हुए लहजे में कहा, जबकि इमरान के साथी बुत बने इमरान के चेहरे को देख रहे थे जो हर वक्त जगमगाता रहता था। आका, आपका गुलाम आ गया है, अब आपको वापस आना होगा। आपका गुलाम आपका जहर खुद पी लेगा। जोसेफ ने यकलक ऊंची आवाज में कहा और इमरान की बंद पलकों में हल्की सी थरथराहट नमूदार हुई, लेकिन उसकी आंखें खुल ना सकी थी। जबकि जोसेफ ने जैकेट की जेब से पामेरी निकाली और दूसरे जेब से लाइटर निकालकर उसने पामेरी के एक कोने को पकड़कर उसे नीचे लटकाया और फिर लाइटर की मदद से दूसरे हिस्से को आग दिखाई तो यकलक सुर्ख रंग का धुआं भभकों की सूरत में उससे निकलने लगा। डॉक्टर्स और नर्सों समेत सबके चेहरों पर हैरत थी। चूंकि डॉक्टर सिद्दीकी वहां खड़ा था, इसलिए उन्होंने भी कोई एहतजाज नहीं किया था। जोसेफ ने धुआं निकालती और जलती हुई पामेरी इमरान की नाक से थोड़ा ऊपर हवा में लटकाए रखी। पामेरी से निकलने वाले धुएं के भभके इमरान के चेहरे पर और फिर जब जोसेफ ने पामेरी को इमरान के जिस्म की तरफ हरकत देना शुरू किया तो धुआं इमरान के जिस्म के गिर्द तेजी से फैलने लगा। सब इस तरह सांस रोके खड़े थे जैसे किसी बड़े माहिर शोबदाबाज को किसी नामुमकिन शोबदे की तवक्का रखकर देख रहे हों। और चंद लम्हों बाद पामेरी से इतना धुआं निकला कि इमरान को मुकम्मल तौर पर उस धुएं ने ढांप लिया। ओ ये तो मौजज़ा हो गया है, यकलक डॉक्टर सिद्दीकी ने चीखते हुए कहा। उसकी नजरें दीवार पर नस्ब उस एलसीडी पर जमी हुई थी जिस पर बेशुमार नंबर तेजी से बदल रहे थे। यूं लग रहा था कि जैसे वहां नंबर्स की कोई ओलंपिक रेस लगी हुई हो। दूसरे डॉक्टरों और नर्सों के चेहरों पर भी ऐसे तासुरात थे जैसे उन्हें एलसीडी पर डिस्प्ले होने वाले नंबर्स और रंग बिरंगे लिखे हुए अल्फाज पर यकीन ना आ रहा हो। लेकिन इमरान के साथियों की समझ में ना आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इमरान का चेहरा जिस हद तक नजर आ रहा था उससे तो लगता था कि वो पहले जैसा ही है। जबकि जोसेफ मुसलसल पामेरी पकड़े उसे मुसलसल इमरान के जिस्म पर हरकत दे रहा था और छोटा सा फल मुसलसल धुआं निकाल रहा था, जैसे इस फल में धुएं का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद हो। सुर्ख रंग का धुआं अब कमरे में भी चकराता फिर रहा था, लेकिन किसी किस्म की बू महसूस ना हो रही थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तो रहीम व करीम है, चंद लम्हों बाद डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा और आगे बढ़कर उन्होंने इमरान की कलाई पर हाथ रख दिया। क्या हुआ डॉक्टर साहब? सफदर ने कहा। अल्लाह ताला का फजल हो गया है। इमरान की कुव्वत मुदाफ़ियत 0 के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन अब कुव्वत मुदाफ़ियत का ग्राफ ऊपर की तरफ चल पड़ा है। खून में मौजूद जहर डाउन होना शुरू हो गया है। खून में सुर्ख ज़र्रात की मुसलसल और तेजी से घटती हुई तादाद दोबारा बढ़ना शुरू हो गई है। बहरहाल अल्लाह का फजल हो गया है। इमरान जल्द ही मुकम्मल तौर पर खतरे से बाहर आ जाएगा। अब आप जाएं और मेरे दफ्तर में बैठें। और जोसेफ, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमेशा मसीहा का किरदार अदा किया है। आज भी शायद अल्लाह ताला को तुम्हारी अदा पसंद आ गई है कि उसने इमरान को हमें वापस कर दिया है। डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा तो जोसेफ ने हाथ में पकड़े हुए करेले नुमा फल के सिरे पर फूंक मारी। फूंक लगते ही उससे निकलने वाला धुआं यकलक गायब हो गया और जोसेफ ने उसे वापस जेब में रख लिया। अब सब बड़ी अकीदत भरी नजरों से जोसेफ को देख रहे थे।